नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 3 और इसमें चुनाव के बारे में जो प्रक्रिया बता रखी है हम उस चैप्टर में बड़ा ही डीपली अध्ययन करेंगे ताकि आप लोगों को कोई संदेह ना हो कि ये चुनाव कैसे होते हैं, क्यों करवाए जाते हैं, अथवा इसका कितने प्रकार के चुनाव होते हैं, राज्य में चुनाव होते हैं या मान लीजिए लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं। ये सारी चुनावों से लेके एक चर्चा करेंगे इस विषय में। ये चुनाव क्यों होते हैं, परिसीमन क्यों लगाए जाते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में आज हम देख रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 324 के बारे में, 324 अनुच्छेद है क्या? सबसे पहले इसकी हम पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसका इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, बैकग्राउंड हिस्ट्री। फिर उसके बाद सामान्य परिचय यानी जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके कितने हैं। फिर उसके बाद 5वें नंबर पे हम निर्वाचन आयोग की संरचना पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के कार्य, ठीक है, इसके क्या कार्य है। फिर 7वां पढ़ेंगे तथा अन्य यानी अदर फैक्ट पढ़ेंगे। और 8 प्रमुख समितियाँ जो मेजर कमेटी जो बनी थी उसके बारे में हम इसको बड़ी अच्छी तरह समझेंगे और पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें निर्वाचन के बारे में। देखिए, निर्वाचन की जो पृष्ठभूमि है, यहाँ पे निर्वाचन की पृष्ठभूमि है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। और भारत जियोग्राफी के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश माना जाता है, ठीक है। पहले में रूस आ जाता है, ठीक है, और 7वें में आपके भारत आ जाता है। पर भारत क्या है? लोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक इसलिए है क्योंकि भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं। यहाँ पे कम से कम रीजनल और क्या है कि नेशनल पार्टियां यानी क्षेत्रीय और राज्य स्तर की जो पार्टियां मिलके टोटल, मतलब छोटी बड़ी पार्टियां मिलके आपके टोटल 1700 से ज़्यादा पार्टियां रजिस्टर्ड हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये पार्टियां करती क्या है। क्या पार्टियां सरकार बनाती है, ठीक है, या सरकार पार्टियां होती है? हमारे अंदर ये भी संदेह रहता है कि पार्टी सरकार होती है, सरकार पार्टी बनाती है। इसके बारे में भी हम आज आपका संदेह को एकदम क्लैरिफाई कर देंगे कि इसमें कोई संशय नहीं या कोई विषय नहीं। इस विषय को हम क्या करेंगे, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? द बिगेस्ट फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन करना। दूसरा क्या है? भाग 15 यानी क्या है, इसको भारतीय निर्वाचन को यानी भारतीय चुनाव आयोग को, ठीक है, इसको भाग 15 में रखा गया है। यानी संविधान के, ठीक है, ये भाग 15 में, ठीक है, संविधान के भाग 15 में इसको रखा गया है। अनुच्छेद 324 से लेके अनुच्छेद 329 तक। अनुच्छेद 324 से लेके हम पढ़ेंगे, अनुच्छेद 324 से लेके आर्टिकल 324 से लेके आर्टिकल 329 तक। यानी क्या करता है, ये तक निर्वाचन व्यवस्था का वर्णन करता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम फ्रॉम द आर्टिकल 324 टू 329 in part of 15 of Indian Constitution, in part of 15 in Indian Constitution। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें सबसे पहले स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होता है, फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 324 ये कहता है, आर्टिकल 324 क्या कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत एक निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अपने आप में, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी है और ऑटोनॉमस भी है, ठीक है, इंडिपेंडेंट भी है और ऑटोनॉमस भी है। इसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्वासी जुडिशरी। क्या बोलते हैं इसको? क्वासी जुडिशरी। यानी क्या है, क्वासी जुडिशरी का मतलब क्या है, ये अर्ध न्यायिक है, ठीक है, ये अर्ध न्यायिक है, ठीक है, ये क्या है, अर्ध न्यायिक माना जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्य करेगा, ठीक है, इसके कार्य में, ठीक है, कई हद तक न्यायालय भी हस्तक्षेप नहीं करता। अगर इसको ये कभी भी किसी भी, मतलब किसी भी पार्टी या मान लीजिए किसी भी ऐसे कोई भी दल है, अगर उसके क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें खामियां पाता है तो उस चुनाव को निरस्त भी कर सकता है और उसको लेके आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि ये अर्ध न्यायिक संस्था मानी जाती है, ठीक है, क्वासी जुडिशरी मानी जाती है। दूसरी बात, ठीक है,
चाहे अब देश में आप देख रहे हैं, देश में जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है, ठीक है, चुनाव को लेके, तो हम इस चीज़ को इसलिए इस चैप्टर को बड़े अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को भी, आप युवाओं को भी पता लगे कि चुनाव है क्या। वैसे आप इस चैप्टर को आप 11th में, 12th में या 10th में, या मान लीजिए कोई ऊपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बड़ी अच्छी तरह इसको सुन सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, देख सकते हैं। जैसा कि मेरे पीछे यहाँ ये पूरा चल रहा है पैनल, और पैनल में जो चीज़ें चल रही हैं आप इसको नोट्स भी बना सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्वतंत्र और स्वायत्त इतिहास इसका क्या है, सबसे पहले मैं आपको इसका इतिहास बता देता हूँ। 23 जून 1757 का पलासिया का युद्ध हुआ था, ठीक है, द बैटल ऑफ पलासी। अब यहाँ पे 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जैसा कि आपको पता है। फिर एक EIC रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से चार्टर एक्ट 1853 रेगुलेटिंग हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद आपके क्या है, भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये जो था ये ब्रिटिश भारत में शासन, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भारत में शासन हेतु विभिन्न अधिनियम, वेरियस एक्ट ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है, इन इंडिया। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे क्या था, 1853 का चार्टर अधिनियम, गवर्नर जनरल परिषद का विभाजन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ होने लगा। और विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद दो थे, जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, ठीक है, एक लेजिस्लेटिव इसमें काउंसिल थी और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। उसके बाद हम इस चीज को देखते हैं, आइए नीचे आइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का आरंभ, द इंट्रोडक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर काउंसिल, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडिया काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1861। अब ये क्या कहता है, विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में वायसराय भारतीयों को नामित कर सकता है। क्या कर सकता है, वायसराय भारतीयों को नॉमिनेट कर सकता है। यानी क्या बोलता है, द वायसराय कुड नॉमिनेट द इंडियन आर एज नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1862 में लॉर्ड कैनिंग आते हैं। लॉर्ड कैनिंग ने बोला 3 भारतीयों को क्या है, नामित किया जाए। बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराजा थे, ठीक है, बनारस के राजा, फिर पटियाला के राजा व सर दिनकर राव, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियन इन 1862, किंग ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। बंगाल, पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में विधान परिषद का गठन किया गया। यानी यहाँ पे क्या किया इन्होंने, क्या किया, विधान परिषद का गठन कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन बंगाल, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट एंड फ्रंटियर प्रोविंसेस, यहाँ पे ये हुआ। फिर उसके बाद 1892 यानी 1892 का वो समय आ गया, ठीक है, अधिनियम, कि 1892 में वो अधिनियम बना जिसको भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट ऑफ 1892 कहा जाता है। इसमें क्या था, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित रूप से चुनाव का प्रावधान किया जाएगा। किसका प्रावधान किया जाएगा, एक चुनाव का प्रावधान किया जाएगा। और चुनाव क्या है, प्रोविजन फॉर ए लिमिटेड फॉर्म ऑफ इलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर काउंसिल। चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं, यानी इसको नो इलेक्शन वर्ड। अब इसमें क्या किया जा रहा है कि इसमें इसको 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम जो था, इसमें क्या होगा कि चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। किसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, चुनाव शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 1909 का भारत क्या है, हमारा जो भारत का संविधान जो बना है ज़्यादातर इसी पार्ट से लिया गया, 1909, 1919 और 1935 के कानून से, ठीक है। सत्येंद्र क्या है, प्रसन्न सिन्हा गवर्नर कार्यकारी परिषद के विधि सदस्य बने। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बिकम द लॉ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नर। द फर्स्ट भारतीय, पहला इंडियन थे, ठीक है। भारतीय परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत, मेजोरिटी ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द प्रोविंशियल काउंसिल। फिर उसके बाद 1919 का आ जाइए। 1919 में क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन का आरंभ हुआ। स्टार्ट ऑफ द लिमिटेड डायरेक्ट इलेक्शन, यानी क्या यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से अब इलेक्शन होना शुरू हो गया। और जब प्रत्यक्ष रूप से इलेक्शन होना शुरू हो गया, 26 जनवरी 1950
ये वो समय था 26 जनवरी 1950, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का यानी भारतीय निर्वाचन आयोग का जो टोल फ्री नंबर है वो भी 1950 ही है। तो 1950 एक ऐसा समय था। तो उस समय भारत में क्या हुआ, अनुच्छेद 326 द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज बाय आर्टिकल 326 के तहत इस आर्टिकल को लागू किया गया कि भाई अगर जो भी व्यक्ति, ठीक है, अगर वो अडल्ट है, वयस्क है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो वोट डालने के अधिकारी है और अपना सरकार चुनेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक बॉडी बना दी, ठीक है, ये बना दिया चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग बना दिया, ठीक है। और चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना दिया। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो था, मैं आपको बता देता हूं, उसके पहले जो उसके कमिश्नर जो थे वो श्री सुकुमार थे, ठीक है, श्री सुकुमार सेन थे। अभी तत्काल में ज्ञानेश कुमार है, अभी तत्काल में कौन है, ठीक है, अभी तत्काल में ज्ञानेश कुमार है तत्काल में। और सबसे पहले आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो थे वो सुकुमार सेन थे। दूसरी बात आपको बता देते हैं यहां पे, सामान्य परिचय, ठीक है, इसका वर्णन करते हैं भारतीय संविधान भाग 15 निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेकर 329, ठीक है, इलेक्शन आर्टिकल 324 से 329 यानी क्या है, आर्टिकल 324 क्या कहता है, भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी प्रकृति क्या है, संवैधानिक, स्वायत्त, स्थायी तथा अर्धन्यायिक। कॉन्स्टिट्यूशनल, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल है, दूसरा क्या है, ऑटोनॉमस है, ठीक है, स्वायत्त है, परमानेंट है, ये इसको कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ठीक है, और ये क्वासी जुडिशियल है यानी अर्धन्यायिक व्यवस्था ये है। इसके मामले कई हद तक कोर्ट में नहीं जाते, इसके मामले कई हद तक जहां पे आपको लिखा रहे कि क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, वो अपने आप में अर्धन्यायिक व्यवस्था है, उसको लेके आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात यहां पे कि इसकी स्थापना आप नोट कीजिए 25 जनवरी 1950, 2001 में इसका स्वर्ण जयंती, ठीक है, इसकी स्वर्ण जयंती बनाई गई थी 25 जनवरी 1950, गोल्डन जुबली इन 2001 यानी इसका गोल्डन जुबली इरा जो था वो 2001, ठीक है। और उसी समय, ठीक है, मुख्यालय इसका था निर्वाचन सदन अशोका रोड पे है, नई दिल्ली में पड़ता है। उसके बाद इसकी संरचना 1+2, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो इनके सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा राज्य है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश है और 7वां सबसे बड़ा देश है, तो यहाँ इलेक्शन करवाना भी बहुत ही ऐसा काम है कि मतलब बहुत टिपिकल काम होता है इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन को क्या है कि इतना ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, इसलिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है और 2 उसके सहायक अपॉइंट करे जाते हैं, वो भी कमिश्नरी रैंक के होते हैं। और ये ज़्यादातर IAS यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस से लिए जाते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा अनुभवी होता है तो उनको प्रमोट करके क्या है यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया जाता है। आइए इसके आगे हम समझते हैं, इसके आगे क्या है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, इसमें प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी VS रामा देवी, ठीक है, इनका कार्यकाल बहुत कम रहा, 6 नवंबर को ये बनी 1990 में और 11 दिसंबर 1990 में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। यह मुश्किल से 1 महीने भी नहीं हुआ, 6 तारीख को ये बनी और 11 दिसंबर को, ठीक है, इन्होंने यानी 1 महीना और समथिंग वही 6 और फिर उसके बाद 11 यानी 4, ठीक है, यानी 6 महीने 4-5 दिन के करीबन ये 1 महीने 4-5 दिन के करीबन ये रही। अब यहाँ पे क्या है कि इनका कार्यकाल बड़ा कम रहा। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सुकुमार सेन, 21 मार्च को बने, 21 मार्च 1950 में बने और 21 दिसंबर 1958। सबसे लंबा कार्यकाल इन साहब का था। इससे पहले बंगाल के मुख्य सचिव रह चुके थे ये, ठीक है। जब बंगाल पहले से प्रोविंस था, क्योंकि भारत का जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बना था 1774 में, ठीक है, वो भी बंगाल में बना था, तो बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस था। तो बंगाल के ये क्या थे उस समय
ठीक है। ये बंगाल के अर्लियर वाज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बंगाल, और ये चीफ सेक्रेटरी थे। चीफ सेक्रेटरी की बहुत अच्छी पावर होती है एज ए स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक आईएएस रैंक का बहुत ऊंचा ओहदा हो जाता है उसका। अगर आईएएस अब कभी आप यूपीएससी देंगे तो यूपीएससी में क्या होता है कि सबसे छोटा जो मतलब पोस्ट होती है वो एसडीएम की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद होता है उसका सीएमओ बनेगा, फिर एडीएम बनेगा, फिर डीएम बनेगा, फिर वो क्या करेगा, एडिशनल सेक्रेटरी बनेगा, जॉइंट सेक्रेटरी बनेगा, स्टेट सेक्रेटरी बनेगा। बहुत सारी ऐसी पोस्टें आ जाती है। जैसे जैसे उसका क्या है कि उसकी योग्यता बढ़ती रहती है, वैसे वैसे वो डेवलप होता रहता है। ऐसे आईपीएस रैंक में, आईपीएस में सबसे पहले अगर मान लो अगर सिटी एरिया में है तो एसीपी बनते हैं, प्रोविजनरी एसीपी। फिर उसके बाद बनते हैं आपके क्या है, अगर ग्रामीण क्षेत्र में है डीएसपी बनते हैं, तो कुछ साल तक एसीपी और डीएसपी खेलते हैं। फिर उसके बाद एसपी बनते हैं। और जब अगर बड़ा जिला होता है तो बड़े जिले पे एसएसपी होता है, बड़े जिले पे एसएसपी होता है, जिसमें क्या होता है कि बड़े जिले को हमेशा एसएसपी संभालेगा। अब देखते हैं, चलिए वो तो बाद में जब हम कुछ और चीज़ें पढ़ाएंगे तो उसमें आपको समझाएंगे, पर अभी हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रथम आम चुनाव, ठीक है, ये आपके 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 तक, यानी 68 चरण में पहला चुनाव हुआ था, ठीक है। और पहला वोट जो डाला था श्याम शरण नेगी और चीनी हिमाचल प्रदेश 25 अक्टूबर 1951 को पहला वोट डालने वाले थे। ये परिणाम आईएनसी 364 सीटें इन्होंने जीती, इंडियन नेशनल कांग्रेस 37, सीपीआई 16, आईएनसी क्या बोलते हैं सीपीआई, ठीक है, और निर्दलीय आपके 37 थे और सीपीआई ने 16 सीटें। आपको दोबारा बता देता हूं, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी आईएनसी, उन्होंने 364 जीते, ठीक है, और निर्दलीय जो थे अदर थे, ठीक है, अदर ने 37 सीटें जीती, और सीपीआई जो थी उसने 16 सीटें यहाँ पे जीती, ठीक है। तो विपक्षी नेता की संकल्पना का प्रतिपादन 1969 में हुआ, ठीक है। सबसे पहले विपक्षी नेता जो बने थे वो 1969 में बने थे। द कंसेप्ट ऑफ ऑपोजिशन लीडर वाज द प्रेजेंटेड इन 1969, ठीक है। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इनका नाम था राम सुभाग सिंह, आईएनसी से थे, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस से सबसे पहले ऑपोजिशन के लीडर राम माने जाते हैं। राम सुभाग सिंह नाम है इनका। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये सब तो पूछेगा नहीं, पर ऊपर वाला जो आर्टिकल है वो मेन है, मैं आपकी नॉलेज के लिए इस चीज़ों को बता रहा हूँ। फिर उसके बाद मुख्य कार्य अनुच्छेद 324 में मेन फंक्शन क्या होता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा व राज्य विधान परिषद के निर्वाचन यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 324 में क्या करवाया जाता है, आर्टिकल 324 में आपको क्या है, सबसे पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन, ठीक है, राज्यसभा का इलेक्शन यानी लोअर हाउस, ठीक है, अपर हाउस, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमन भी बोलते इसको। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव, जैसे दिल्ली में है, दिल्ली में 70 विधानसभा है, ठीक है, और कई जगह विधान परिषद है, ठीक है। यानी विधान परिषद का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जहां पे विधान परिषद होती है, यानी द्विसदनीय व्यवस्था होती है वहां पे, ठीक है, कई विधानसभाओं में। अब जैसे कई विधानसभाओं में द्विसदनीय व्यवस्था है, मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको याद कर रहा हूं तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे तू भी, ठीक है, ये तू भी मजा कर, ठीक है, ये हो गया आपके। सबसे पहले मैं आपको दोबारा इस चीज को बना देता हूं, तू भी मजा कर, ये मैंने एक ट्रिक बना दी है याद रखने के लिए। सबसे पहला राज्य तेलंगाना, यहां द्विसदनीय व्यवस्था है। दूसरा राज्य उत्तर प्रदेश, ठीक है। तीसरा राज्य बिहार, चौथा राज्य महाराष्ट्र, जम्मू, आंध्रा और कर से कर्नाटका। 7 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था मानी जाती है, ठीक है, जहां पे विधानसभा और विधान परिषद है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जैसे देखिए, ठीक है, अभी ये तो क्या है कि इस चीज़ को छोड़िए, ठीक है। वर्तमान में जो मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है वो है श्री ज्ञानेश कुमार, श्री
ज्ञानेश कुमार। बड़े ही चर्चित हैं ये, अभी बड़े चर्चा में हैं ये, बहुत दूसरी पार्टियों के मतलब ऑपोजिशन के बहुत ज़्यादा ही एक खिलाफ है या ऑपोजिशन के खिलाफ है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इनके घर से भी कई IAS IPS है। जैसे क्या है कि इनकी बेटी है मेधा रूपम, वो एक IAS ऑफिसर है, तो उनके ऊपर भी बड़ा विषय बना है। तो हम इस विषय को ना जान के हम इस विषय को जाने तो वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो भाग 15 अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329, ठीक है, आर्टिकल 324 से 329। आर्टिकल 324, ठीक है, ये कहता है कि आयोग की स्थापना, संरचना, हटाने की प्रक्रिया, एस्टैब्लिशमेंट, स्ट्रक्चर, रिमूवल प्रोसेस एक्सेट्रा, द इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 325, मतलब पहले मैं आपको आर्टिकल 324 समझा देता हूँ। ये निर्वाचन आयोग, ठीक है, उसका काम क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद का काम करना, ठीक है, मतलब इलेक्शन करवाना। दूसरी बात क्या है? हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, कि इनको कैसे हटाया जा सकता है, किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये चीज़ें आर्टिकल 325 में बोलता है नामावली तैयार करना, ठीक है, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव ना करना। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, ठीक है, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको क्या है कि इलेक्शन में खड़े होने भी दिया जाएगा और वोट भी करने दिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहाँ पे क्या है हमारा किन्नर समुदाय है वो खड़े होते हैं। इस बार क्या है LGBT भी खड़े हो सकते हैं, LGBTQ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, ये भी खड़े हो सकते हैं, इनका भी बहुत बड़ा अधिकार है, ठीक है। और महिला पुरुष तो खड़े हो सकते हैं, और महिला पुरुष में भी ये है कि SC ST OBC ये, क्योंकि 33% सीटें जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती है, इसलिए महिला कहीं से भी खड़ी हो सकती है, किसी भी जाति, किसी भी वंश, किसी भी मूल, ठीक है, किसी भी धर्म से वो खड़ी हो सकती है, ठीक है, जिसके लिए हमें क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरी छूट देता है, ठीक है, कि आप खड़े हो सकते हैं। और हमारा संविधान, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, साथ में हमारा संविधान भी बहुत ज़्यादा छूट देता है कि आप किसी भी इलेक्शन में आप खड़े हो सकते हो, किसी भी पार्टी से, या आप निर्दलीय भी खड़े हो सकते हो। अगर आपको किसी पार्टी का टिकट नहीं मिला तो आप निर्दलीय भी इलेक्शन लड़ सकते हो, बशर्ते कि मतलब आपके पास बहुमत हो, यानी लोगों का मैंडेट हो, और मैंडेटरी हो जाओगे तो आप वैसे भी क्या है कि एक निर्दलीय रूप से जीत जाओगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 226 वयस्क मत अधिकार, 61वां संविधान संशोधन किया गया था, इसके लिए 1988 द्वारा 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, अडल्ट सफरेज द 18 ईयर एंड 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1988, ठीक है, जब इनकी उम्र घटा के क्या की थी, 21 से 18 कर दी गई थी। पहले 21 वर्ष का महिला और पुरुष या अदर, जब ये क्या है ये वोट डाला कर सकते थे, पर 1988 में 61वां संविधान संशोधन करके इसको लागू कर दिया था 1989 में। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जब थी तो उस समय इस चीज़ को लागू कर दिया गया था। आइए आगे चलते हैं। 327 संसद के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड टू द मेक ऑफ द लॉ इन रिलेशन टू इलेक्शन, निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, ठीक है, संसद की, ठीक है। हमेशा क्या होता है, संसद के पास पावर होता है, संसद के पास पावर होता है, वो निर्वाचन के संबंध में कोई भी क्या है कोई भी कानून बना सकता है, या मान लो क्या है सबसे ज़्यादा इसके लिए 368 का यूज़ करती है संसद, ठीक है, कोई भी पार्टी 368 यानी कानून में संशोधन का यूज़ करती है, ठीक है, उसका उपयोग करती है। दूसरी बात आपको बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 328 राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, पावर ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेशन टू मेक द लॉ इन द रिलेशन एंड इलेक्शन, यानी क्या है विधानमंडल निर्वाचन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी राज्य विधानमंडल भी, कोई भी राज्य सरकार भी अपने यहाँ विधानमंडल के तहत एक कानून बना सकता है जो कि इलेक्शन से रिलेटेड हो। उसके बाद क्या है, तो आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसके पास क्या है, जिसने स्टेटमेंट गलत लिखा हो या स्टेटमेंट गलत दिया हो, और गलत स्टेटमेंट और गलत क्या बोलते हैं गलत ब्यौरा देने के बाद वो इलेक्शन लड़ना चाहता हो, या मान लो उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा हो, ठीक है। पर ये सारी चीज़ें मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कई बार ये एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन ज़्यादा है, अपवाद ज़्यादा है। अपवाद ज़्यादा इसलिए है क्योंकि भारत में अधिकांश जो कुछ दल के लोग हैं, ठीक है, कुछ दल के हैं, अधिकांश मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो कि MLA हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई आपराधिक मुकदमा लगाई हुआ है,
ठीक है, ये आप लोग भी जानते हैं, ये सर्च करके भी देखिए, और जो इस YouTube वीडियो को देखेगा वो भी सर्च करके देखिए किसके ऊपर आपराधिक मुकदमा है, किसके ऊपर नहीं। पर हाँ, कि ये क्या है कि ये कानूनी तौर पे क्या कह रहा है, आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप ना होना, बार टू द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट इन द इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, पर क्या है कि भाई इलेक्टोरल मैटर्स का कोई मतलब हस्तक्षेप कोई बार नहीं कर सकती, परंतु क्या होता है कई मामलों में देखा गया है, ठीक है, हस्तक्षेप होता है। तो इसी के साथ इस चैप्टर को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। ठीक है, आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे और इसी चैप्टर को या तो हम आगे बढ़ाएंगे। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।